गुड मॉर्निंग बच्चों ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन सेशन में आज जो हमारा थीमेटिक एरिया है जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो है जो हमने क्लास बीए थर्ड में जो फिफ्थ सेमेस्टर का हम चैप्टर पढ़ रहे थे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, उसके जो आपके क्वेरीज आई हैं उनका जवाब देने की हम कोशिश करेंगे इस सेशन में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा चैप्टर था ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन से एसोसिएटेड। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो दोनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक मेजर डिटर्मिनिंग रोल, डिसाइडिंग रोल प्ले करती हैं, जिससे कहीं भी इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो है वो हो पाती है। तो इस सेक्शन में हम देखेंगे कि क्या क्या सवाल आपकी तरफ से आए हैं। तो सबसे पहला है कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी गुड्स हैं, हमारे जो रिसोर्सेज हैं, दे आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अर्थ सरफेस। वो एक समान रूप से नहीं बटे हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ संसाधनों की अधिकता है, वहीं कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ संसाधन सीमित मात्रा में मिलते हैं। तो यहाँ ट्रांसपोर्ट वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें चीज़ों को सरप्लस एरिया से उन जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की जाती है जहाँ पर उनकी स्कैरिसिटी होती है। तो ट्रांसपोर्ट एक ख़ास तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज को प्रमोट करती है, या उन एरियाज़ में प्रमोट करती है रिसोर्सेज को ले जाने के लिए जहाँ पर उनकी डिमांड अधिक होती है। जाहिर सी बात है, जब रिसोर्सेज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं वर्ल्ड ओवर, तो उनकी डिमांड भी जो है वो भी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसके कारण हमें उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। ट्रांसपोर्टेशन जो है न केवल गुड्स का होता है बल्कि ह्यूमन बीइंग का यानी सर्विसेज का भी होता है। हम जानते हैं कि जो मैन है वो हाईली मोबाइल होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जिसके कारण वो बहुत सारी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर पाता है। तो उसकी इस मोबिलिटी को भी प्रमोट करने वाला, हेल्प करने वाला एक इकोनॉमिक वर्क है जिसको हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। वहीं कम्युनिकेशन भी एक ख़ास तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें सूचनाओं का जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स करते हैं, और ये भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बच्चों, जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो कुछ शब्द हमें मतलब पता होना चाहिए। यदि हम उनको देखें तो एक शब्द होता है मोबिलिटी। हम जानते हैं कि इसी से जुड़ा हुआ एक शब्द होता है माइग्रेशन। माइग्रेशन बेसिकली परमानेंट और सेमी परमानेंट मूवमेंट है पीपल का फ्रॉम वन जोग्राफिकल एरिया टू अनदर एरिया। यहाँ ध्यान देने की बात है कि परमानेंट और सेमी परमानेंट लोग एक जगह से दूसरी जगह जाके रहने लग जाते हैं, जबकि मोबिलिटी जो होती है, मोबिलिटी में रेजिडेंस जो है वो नहीं बदलता है। पीपल वेंचर आउट इन डिफरेंट एरियाज एंड दे कम बैक, दे डू नॉट सेटल देयर। सो इन दिस फॉर्म मोबिलिटी इज़ वेरी डिफरेंट फॉर्म एज कंपेयर टू माइग्रेशन। यहाँ मोबिलिटी का ही एक फॉर्म होता है जिसको हम कम्यूटिंग कहते हैं। कम्यूटिंग क्या होता है, जैसे आप देखिए अपने क्षेत्र से बहुत सारे लोग रोज़ दिल्ली काम करने जाते हैं, वो वापस आते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं। इस तरह का जो रेजिडेंट है, प्लेस ऑफ रेजिडेंस टू प्लेस ऑफ वर्क के बीच में टू एंड फ्रो मूवमेंट को हम कम्यूटिंग कहते हैं। तो आप देखिए ट्रांसपोर्टेशन ने इस कम्यूटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, माइग्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। आज जो हम पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा मोबाइल हैं, हम धीरे धीरे कम माइग्रेटिंग होते जा रहे हैं। हमारी जो लोगों की माइग्रेशन करने की जो है वो है टेंडेंसी वो कम हो रही है, लेकिन हम मोबाइल ज़्यादा होते जा रहे हैं। अब हम दूर दूर तक काम करने जा पाते हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, इंक्रीज इन कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, जिसके कारण हम आराम से वेंचर आउट कर पाते हैं। तो आप देखिए कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ने क्या करा है कि जो हमारी स्ट्रेंथ थी हमारे पास, यदि किसी को आपको स्किल आती है या आप एक खास तरह का काम करते हैं, तो अब आपकी जो सर्विंग एरिया है वो बड़ा हो गया है। कम्युनिकेशन के कारण आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाती है, और ट्रांसपोर्टेशन के कारण आप खुद भी मूव कर पाते हैं, अपनी कमोडिटीज़ को भी दूर तक सेल कर पाते हैं। तो इस तरह से इनकी एक इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है जो यहाँ आपको समझनी चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि चॉइस क्या होती है, हम किस तरह का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लेना चाहते हैं। बच्चों, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम सबसे एलिमेंट्री लेवल पे देखें तो वेट एक चीज़ होती है। यदि आप किसी बल्की चीज़ का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं
तो आप जाहिर सी बात है चाहेंगे कि उस पर कम से कम कॉस्ट इनकर हो। कम से कम कॉस्ट इनकर करने के लिए बल्कि चीज़ है, भारी चीज़ है, तो उसको आप वाटर ट्रांसपोर्ट का सहारा लेंगे। उसी तरह यदि मान लीजिए आपकी जो चीज़ है वो लाइट है, बट उसकी जो इकोनॉमिक कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, तो आप एयर रूट का भी सहारा लेते हैं। आप देखेंगे जितनी भी चीप जो भारी चीज़ें हैं उनको हम जनरली रोड या हम नदियों के रास्ते से भेजते हैं, समुद्री मार्गों से भेजते हैं। वहीं जब हमारी चीज़ हल्की और कीमती होती है तो हम उसको एयरवेज से भी भेजने की कोशिश करते हैं। तो पहली चीज़ होती है उसकी कॉस्ट एंड वेट। दूसरी चीज़ होती है डिस्टेंस। मान लीजिए कि आपको बहुत दूर भेजनी है कोई चीज़ और उसकी जो वेट है वो भी कम है और जाहिर सी बात है वो काफ़ी कॉस्टली भी है, तो एयर रूट जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन मान लीजिए किसी को आपको कोई चीज़ कॉस्टली है, बहुत लाइट है, लेकिन ऐसी जगह भेजनी है जहाँ पर उसका जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, तो आपको फिर जो दूसरे मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है, दूसरे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, उनको आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा यदि हम देखें तो बहुत बार हमारी पेइंग कैपेसिटी भी हम इस बात पे निर्भर करती है कि हम कितना पे कर सकते हैं। मान लीजिए हम किसी ऐसी चीज़ का, ऐसी कमोडिटी का प्रोडक्शन करते हैं जिसकी जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत कम है, और यदि उसकी थोड़ी सी वैल्यू इंक्रीज़ हो, यदि उसकी थोड़ी सी कॉस्ट इंक्रीज़ हो, तो वो आउट ऑफ कंपटीशन हो जाती है। तो हम फिर ऐसे मोड का प्रयोग करेंगे जो चीप हो, यानी हमारी कन्वीनियंस, उसका वेट, हमें किस डिस्टेंस तक ट्रैवल करना है, इन सभी फैक्टर्स पे डिटरमिन करता है कि कौन सी हमारी चॉइस होगी। जनरली ऐसा देखा जाता है स्टूडेंट्स के जो हमारे इंडस्ट्रियल हब्स हैं वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं सी या जो वाटर, जो इनलैंड वाटर जो हमारे रूट्स हैं उनको, क्योंकि इससे जो कॉस्ट है वो कम आती है, बल्कि चीज़ों को, भारी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लाने और ले जाने में आसानी होती है। इसके साथ यदि वहाँ पे आपके पास इनलैंड ड्रेनेज नहीं है या आपका कोस्टल टाउन नहीं है, तो उसके बाद जो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस आती है इंडस्ट्रियल एरियाज़ की, वो आती है आपकी ट्रेन्स की, क्योंकि ट्रेन्स जो हैं एक बार लोड करना है, एक बार अनलोड करना है, तो वो ज़्यादा दूर तक कन्वीनियंटली एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सहायक होती हैं। अगला प्रश्न था, हमने अपनी क्लास में डिस्कस किया कि जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ बढ़ी हैं, वैसे वैसे हमारा जो वर्ल्ड है एक ग्लोबल विलेज बन गया है। ये ग्लोबल विलेज क्या होता है स्टूडेंट्स, यदि आप इसको समझें, एंशिएंट टाइम पे जब हम ट्रेड करते थे या कॉमर्स करते थे या वैसे भी वॉयजेस पे जाते थे, तो बहुत समय लगता था। हमको उस जगह की जानकारी नहीं होती थी जहाँ हम जाते थे, ये भी नहीं अंदाज़ा होता था कि किस तरह की क्लाइमेट है, वेदर कंडीशन किस तरह की हैं और कितने दिन लगेंगे। आज हमारे पास वर्ल्ड ओवर हमारी कनेक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट दोनों ऐसी हुई है कि हम एक ही दिन में कई कई कॉन्टिनेंट्स, कई कई कंट्रीज़ में विजिट कर सकते हैं। हम, ऐसा हो सकता है कि इंडिया में ब्रेकफास्ट करें, लंच किसी और कॉन्टिनेंट में और डिनर किसी और कॉन्टिनेंट में हो सकता है। तो ये जो मोबिलिटी इंक्रीज़ हुई है आदमी की, जिसमें कम टाइम लगता है मोबाइल होने के लिए, अब आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में पहले की कंपैरिजन में बहुत कम समय लगता है, और साथ ही साथ आपके पास एक इन्फॉर्मेशन भी होती है कि आप जहाँ जा रहे हैं वो जगह किस प्रकार की है, वहाँ के लोग किस प्रकार के हैं, इकोनॉमी किस प्रकार की है। तो जिस तरह हम अपने विलेज के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, उसी तरह आज इस ग्लोबलाइजेशन के एरा में जब ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इतना हाई हो गया है, तो हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है, एक कनेक्टिविटी है, जिसके कारण हम आज वर्ल्ड ओवर एक ग्लोबल विलेज के रूप में उभरे हैं। आगे देखिए, एक सुएज कैनाल के बारे में हमने पढ़ा। मैंने आपको बताया था कि हमारे जो इंटरनेशनल ट्रेड हैं वर्ल्ड ओवर, उन ट्रेड्स में 95% जो ट्रेड है वो ओशनिक रूट से होता है। इन ओशनिक रूट्स पे कई ऐसी कैनाल बनाई गई हैं जो हमारे कॉस्ट कटिंग करती हैं, फ्यूल कटिंग करती हैं और टाइम को प्रिजर्व करती हैं। यानी अब हमको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना होता। इन कैनाल्स की वजह से हमें दूरी कम तय करनी पड़ती है, जिससे ईंधन कम खर्च होता है और समुद्र के अंदर भी कम रहना पड़ता है, जिसके कारण हमको काफ़ी सहूलियतें मिलती हैं। उसी क्रम में एक कैनाल थी जो 1869 में बन के तैयार हुई, जिसको हम सुएज कैनाल कहते हैं। ये जो सुएज कैनाल है मेडिटेरियन सी और रेड सी को मिलाती है।
जिसके कारण जो पहले यूरोप के लोग पूरे अफ्रीका को क्रॉस करके इंडिया आते थे या साउथ ईस्ट एशिया आते थे, उनको अब एक शॉर्टकट रास्ता मिला जिससे लगभग 7000 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो गया। आप समझ सकते हैं कि डिस्टेंस जो है वो फ्यूल को कम करता है। यदि कम डिस्टेंस हुआ तो फ्यूल कम कंज्यूम हुआ, फ्यूल कम कंज्यूम हुआ तो टाइम कम लगा, जिसके कारण अब बहुत सारी तरह की सेविंग्स जनरेट हो गई, जिससे ये जो रूट था, जो ट्रेड था, वो और भी प्रॉफिटेबल हो गया। तो इस तरह सुएज कैनाल एक ऐसा इकोनॉमिक वे बना जिसने एक नया रास्ता हमको दिया बिटवीन यूरोप एंड साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग इंडिया, जिससे अब हमारा जो ट्रेड है, हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो और भी इनहेंस्ड हुआ। तो इस तरह एक बहुत ही अच्छी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है जो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ हम ट्रांसपोर्ट के कंपैरिजन में जब ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं तो उसी टर्म में एक शब्द आता है कॉम्प्लीमेंटरिटी, यानी कॉम्प्लीमेंट करता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हमको किस तरह का रास्ता या किस तरह की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चाहिए, ये किस बात पे निर्भर करेगी। तो एक चीज़ होती है कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं कि नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री यानी जैसे हमको ट्रेन से जाना है, ट्रेन जाहिर सी बात है कि रेलवे स्टेशन पे आएगी, लेकिन कुछ हमें ऐसे कम्युनिकेशन भी, ऐसे ट्रांसपोर्ट के रास्ते भी चुनने पड़ेंगे, ऐसे साधन चुनने पड़ेंगे जो हमें रेलवे स्टेशन तक ले जाने में सहयोग करें। ऐसे साधनों को हम कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज कहते हैं, जो दूसरे को बढ़ाने के लिए कॉम्प्लीमेंट का काम करती हैं, उसको आगे ले जाती हैं। वहीं जब हम चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करते हैं, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो इसी पर्सपेक्टिव में एक चीज़ आती है ट्रांसफरेबिलिटी है। वो कितने ट्रांसफरेबल है। मान लीजिए आज हम एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, इसको हम नहीं ले जा सकते, तो नॉन ट्रांसफरेबल है। वहीं जो हमारी गुड्स हैं, जो ज़्यादा बल्कि नहीं है, जो आराम से मोबाइल हो सकती हैं, वो ट्रांसफरेबल है, उनको ट्रांसफरेबिलिटी उनकी बहुत हाई है। तो ये भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो ट्रांसपोर्ट को गवर्न करते हैं। अब एक लंबा चौड़ा प्रश्न आया कि मेरिट्स क्या हैं रोड की, रेल की, पाइपलाइंस की एंड वाटर की। तो देखिए सबकी अपनी अपनी मेरिट्स हैं, सभी एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज का काम करती हैं। सबसे पहले यदि रोड को देखें तो हमें डोर टू डोर डिलीवरी में, हमें शॉर्ट डिस्टेंस में जब वेंचर आउट करना होता है, तो हम जब भी कभी इस तरह की कंडीशन हो कि शॉर्ट डिस्टेंस हो, डोर टू डोर जाना है, तो हमारा जो प्रेफर्ड मोड है वो रोड होता है। वहीं जब लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रैवल करना हो या जो गुड्स हैं उनको कैरी करना हो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, तो हम जिनका प्रयोग करते हैं वो रेल रोड्स होते हैं। वहीं जब हमें कुछ ऐसी चीज़ें जो हाईली इन्फ्लेमेबल हैं, जिनकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट उनकी इनफेमिलिटी के कारण ज़्यादा हो जाती है, उन चीज़ों को हम जब एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो पाइपलाइंस हमारे प्रेफर्ड तरीके होते हैं। तरीके और भी हैं, लेकिन हमारी प्रेफरेंस जो है इनकी मेरिट के कारण ही इस तरह से डिसाइड होती है। और जैसा मैंने बताया कि वाटर रूट हैं या जो हमारे ओशनिक रूट्स हैं या इनलैंड रूट्स हैं, वहाँ पर उनकी जो सबसे बड़ी एडवांटेज है, सबसे बड़ी मेरिट ये है कि उनमें जो बल्कि चीज़ हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते समय उसकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत कम आती है। इसमें मेंटेनेंस की जो कॉस्ट है वो भी बहुत कम होती है। अब यदि हम डीमेरिट्स की बात करें तो आप समझ सकते हैं कि रोड्स बनाना कॉस्टली है। कई बार हाईली पॉपुलेटेड एरिया से रोड बनाने में बहुत पैसे खर्च होते हैं। आजकल इंडिया जैसे देश में जो लैंड प्रोक्योरमेंट है, जो हमें ख़रीदनी पड़ती है सड़कें बनाने के लिए, वो भी बहुत एक टेढ़ी लकीर है, जिसमें बहुत लेबर खर्च होती है, बहुत सारे समस्याएं हैं। इसके अलावा यदि हम रेल की बात करें तो रेल की मेंटेनेंस है, उसके लिए बहुत सारा स्टाफ चाहिए, बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। आप जानते हैं रेल के एक्सीडेंट्स मेजर एक्सीडेंट्स होते हैं। ये इसकी कुछ डीमेरिट्स हैं। इसके अलावा यदि हम रेल की बात करें तो इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पर मल्टीपल गेज की ट्रेनें चलती हैं, ये भी एक अपने आप में दिक्कत है। इलेक्ट्रिफिकेशन सारा रूट नहीं है, सारे रूट की इलेक्ट्रिफिकेशन अभी होनी रहती है। इसी तरह पाइपलाइन यदि हम बात करें तो पाइपलाइन का लगाने का इनिशियल कॉस्ट बहुत हाई है, उसकी सिक्योरिटी की अपने इश्यूज़ हैं जो उसकी डीमेरिट्स बनती हैं। इसके अलावा पाइपलाइन से हम जो हमारी सॉलिड चीज़ें हैं जिनको हम स्लरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उनको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, तो ये भी एक पाइपलाइन की अपनी डीमेरिट है। वहीं यदि हम एयरवेज़ की बात करें तो एयरवेज़ का जो कॉस्ट है और इसकी जो एक्सेस है वो सभी तक नहीं है बिकॉज ऑफ वेरियस सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स।
साथ ही साथ सारे एरियाज़ भी एयर रूट से कनेक्टेड नहीं हैं, जो अपने आप में एयर रूट की एक मेजर चैलेंज है। इसके अलावा प्रश्न आया कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होता है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देखते हैं हमारी जो ऑनलाइन क्लास चल रही है जिसके लिए हमें इंटरनेट की आवश्यकता होती है वो है, या हमारे जो कम्युनिकेशन में हम मोबाइल का प्रयोग करते हैं, या हम किसी भी तरह की ई कॉमर्स वेबसाइट चलाते हैं, इन सभी के लिए एक ख़ास तरह की कनेक्टिविटी चाहिए जिसको हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन कहते हैं। हम जानते हैं कि जो हम सैटेलाइट्स छोड़ते हैं, आप जानते हैं इसरो है, चाहे नासा है, ये बहुत सारी तरह की सैटेलाइट्स ऑर्बिट में छोड़ता है। ये सारी की सारी सैटेलाइट्स जो हैं, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो होती हैं, इनमें वो कम्युनिकेशन को प्रमोट करती हैं और एक नया तरीका इमर्ज होकर आया है कम्युनिकेशन का, जिसको हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन कहते हैं। ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन इंटरनेट को चलाने के लिए, मोबाइल टेलीफोनी को बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है। जिसमें हम सैटेलाइट का प्रयोग करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, उसको हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन कहते हैं। अभी सैटेलाइट कम्युनिकेशन ने क्या किया है कि हमारी जो वर्ल्ड ओवर कनेक्टिविटी है उसको इन्हेंस किया है। अब विद अ क्लिक हम सारी इन्फॉर्मेशन, सारे जो हमको जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो जान पाते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाते हैं। साथ ही साथ हमारे इस जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, इसने हमको एक डिजिटल आइडेंटिटी दी है। आज आपकी एक ईमेल आईडी है, मेरी एक ईमेल आईडी है, सभी के हमारे पास कुछ ना कुछ डिटेल जो इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिफिकेशन है वो है, जिससे हमारे पास नए नए एवेन्यू जनरेट हुए हैं ट्रेड के, कॉमर्स के। इवन जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक मोड से पढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ने एक पढ़ने के भी नए जो स्कोप हैं वो इवॉल्व किए हैं। तो इस तरह से सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है। इसी सैटेलाइट कम्युनिकेशन में ही एक चीज़ इमर्ज होकर आती है, साइबर स्पेस। साइबर स्पेस का मतलब होता है साइबर इज़ एसोसिएटेड विद कंप्यूटर एंड इंटरनेट। हमारे पास, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं यदि आपको कोई कम्युनिकेशन करना चाहूँ और मैं आपको लेटर लिखूँ, तो आपके पास एक एड्रेस होगा, आपके घर का सभी का एक एड्रेस होता है। उसी तरह हमारे पास, हम सभी जो इंटरनेट से एसोसिएटेड हैं, हम भी कुछ एक ऐसा एक पर्सनल कंटेंट जनरेट करते हैं इंटरनेट पर, जो जहाँ कंटेंट जनरेट होता है उसको साइबर स्पेस कहते हैं। और हर किसी की इंडिविजुअली बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ स्टोर्ड होती है, इंक्लूडिंग ईमेल, इंक्लूडिंग जो आपके कम्युनिकेशन होते हैं, वो जो आप वीडियोस बनाते हैं, जो आप लेक्चर्स लेते हैं, वो सभी कुछ यहाँ स्टोर होते हैं। इस स्पेस को साइबर स्पेस कहते हैं, जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के कारण हाल फिलहाल में बहुत अधिक प्रयोग में आ रहा है, जहाँ पर डिजिटली आप सारी चीज़ों को सिक्योर रख पाते हैं। इसके बाद एक बड़ा ही अच्छा प्रश्न आया जो आपके कई बार एग्ज़ाम में डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने के लिए आता है कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ कैसा रिलेशनशिप है। आप देखें, यदि हम कंपेयर करें टाइम को, यदि हम कंपेयर करें तो पहले के कंपैरिजन में, जब हमारे पास, यदि आप आज़ादी से पहले या इवन उससे भी पहले देखें, या आप ऐसा देखें कि हम वर्ल्ड लेवल पे देखें, तो जो हमारी 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी थी, जब हमारे पास ट्रांसपोर्ट के जो साधन थे वो स्लो थे, उनकी लिमिटेड एक्सेस थी और ज़्यादा डिस्टेंस वो ट्रैवल नहीं कर सकते थे, और साथ ही साथ हमारे पास कम्युनिकेशन के बहुत ही सीडेंट्री तरीके थे, हमारे पास वेल डेवलप्ड वो नहीं थे, जिसके कारण हमारा जो ट्रेड एंड कॉमर्स था, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, वो लिमिटेड एरियाज़ तक था, लिमिटेड हम कम्युनिकेशन कर पाते थे वर्ल्ड ओवर। धीरे धीरे जैसे जैसे हमने इनमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है ग्लोबली, आप देखें ट्रेन में या रेल रूट्स में या रोड्स में, एयरवेज में, हमने जैसे जैसे कम्युनिकेशन और ट्रेड में इन्वेस्टमेंट किया है, अब हमारी एक्सेस बढ़ गई है, जिसके कारण हम रिसोर्सेज की मोबिलिटी बढ़ी है, हमारे मैन पावर की मोबिलिटी बढ़ी है, जिसके कारण हमारे पास डेवलपमेंट अधिक हो पाया है। तो इससे देखने से ये पता चलता है कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ सीधा रिलेशनशिप होता है। जैसे जैसे किसी एरिया में मोबिलिटी बढ़ती है, कनेक्टिविटी बढ़ती है, वैसे वैसे डेवलपमेंट भी बढ़ता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ सीधा संबंध होता है। अब यदि हम स्पेशली पैटर्न देखें तो आप देखेंगे कि आज सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो यूरोप में है, अमेरिका में है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट एंड जो हमारे कम्युनिकेशन के मोड्स हैं वो बहुत अधिक हैं और काफ़ी स्विफ्टली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है इन सारे सेक्टर्स में,
जिसके कारण धीरे धीरे यहाँ पर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो आगे की तरफ चल रहा है। तो आप देखेंगे स्पेशली भी जिन जिन एरियाज़ में यहाँ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, ज़्यादा डेवलपमेंट है, वहाँ सभी जगह जो है डेवलपमेंट अच्छा है। वहीं दूसरे एरियाज़ जहाँ पर इनकी रिलेटिवली कम इन्वेस्टमेंट है, इनकी एब्सेंस है या इनकी क्वालिटी इन्फीरियर है, वहाँ डेवलपमेंट पे इनका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट के साथ एक श्योर पॉजिटिव एसोसिएशन है और जिसको आप समझ सकते हैं। तो आज के लिए ये प्रश्न थे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के चैप्टर से। आपके अभी भी यदि कोई प्रश्न बचे हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी और व्हाट्सएप जो है आपके कॉलेज के जो ग्रुप है उसमें आप शेयर कर